11 साल का था। वह अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता था। उसकी दादी ने आंगन में एक पपीते का पेड़ लगाया था और अब प्रमोद के साथ साथ वह पपीते का पेड़ भी काफी बड़ा हो गया था। लेकिन प्रमोद देखता है कि उसके आसपास जितने भी पपीते के पेड़ थे उन सब पर पपीता आ रहा था, लेकिन उस पेड़ पर कभी पपीता नहीं आता था। दादी, तुमने जो पपीते का पेड़ लगाया था उस पर पपीते क्यों नहीं आते? पड़ोस में जितने भी पपीते के पेड़ हैं उन सब पर तो बहुत सारे पपीते आते हैं। बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेड़ पर फल नहीं आते, पर दिक्कत क्या है, आंगन में हरियाली तो है ना। पर दादी, आंगन में जगह भी तो गिर रही है। बेटा, 2 साल और इंतजार कर लेते हैं। अगर तुझे लगे कि सचमुच में पपीते का पेड़ जगह घेर रहा है तो तुम उसे हटा देना। बात आई गई हो जाती है। प्रमोद कॉलेज के आखिरी साल में था। अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि पपीते के पेड़ का ख्याल उसे आया ही नहीं, और जब उसका कॉलेज खत्म हो गया तो वह इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह धीरे धीरे बहुत चिड़चिड़ा और निराश हो गया। उनके पड़ोस में रहने वाले कपिल के बेटे को नौकरी मिल गई थी। वह मिठाई का डब्बा लेकर दादी के पास आता है। अरे अम्मा, मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है। देखो कितना काबिल निकला। प्रमोद और वो एक ही तो उम्र के हैं, लेकिन देखो आपका प्रमोद अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कभी कभी कुछ चीजें बड़ी देर से होती हैं। मेरे प्रमोद को भी नौकरी मिल जाएगी। उसे ये सुनाकर परेशान मत करो। अब तुम यहाँ पर अपने बेटे की खुशी के लड्डू देने आए हो या मेरे प्रमोद को ताना देने? कपिल मिठाई देकर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। दादी, तुम्हें भी लगता होगा ना मैं कितना नालायक हूँ कि मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। मुझे तो लगता है उस पपीते के पेड़ की तरह मेरी किस्मत भी खाली है। ना उस पर फल आते हैं और ना ही मुझे नौकरी मिलती है। पर बेटा, वह अपना एहसास तो कराता है ना। तुम भी तो बस पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो। नौकरी भी मिल जाएगी। तुम कितनी बूढ़ी हो गई हो दादी, कब तक काम करती रहोगी? मैंने देखा है अब तो तुम्हें सुई में धागा डालने में भी कितनी दिक्कत होती है, और फिर पूरा दिन मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती रहती हो। बस बेटा, तेरी नौकरी लगते ही सब छोड़ दूंगी। प्रमोद उदास होकर पपीते के पेड़ के पास आता है और उसके तने को पकड़कर कहता है, लगता है मेरी किस्मत भी तुम्हारी किस्मत की तरह सोई हुई है। पर मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है मुझे तुम्हारी याद क्यों आती है? मैं हमेशा तुम्हें लेकर अपने आप क्यों सोचने लगता हूँ? ये कहकर प्रमोद वहीं नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह पपीते के पेड़ की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है। उस पर एक पका पपीता लगा हुआ था। ये देखकर वह खुश हो जाता है और उस पपीते को तोड़ लेता है। दादी दादी देखो, ये तो करिश्मा हो गया। मैं अभी पपीते के पेड़ के पास गया तो कुछ भी नहीं था, और थोड़ी ही देर में देखो ये पका पपीता उस पर लगा हुआ था। देखा ना, मैं कहती थी एक दिन सबकी किस्मत चमकती है। देखो, पपीते के पेड़ पर भी पपीता आ ही गया। अब देखना तुम्हारा काम भी बन जाएगा। प्रमोद जल्दी से चाकू उठा लाता है और पपीते को धोकर जैसे ही उसे काटता है, उसके बीजों की जगह पर वहाँ पर सोने के सिक्के रखे हुए थे। ये देखकर प्रमोद और उसकी दादी दोनों हैरान हो जाते हैं। इसमें तो सोने के सिक्के हैं। इसका मतलब यह एक जादुई पपीता है। कितनी अच्छी बात है। अब तुम इनको किसी को बेच दो और अपना काम शुरू कर दो। शायद किस्मत को यही मंजूर है कि तुम नौकरी ना करके अपना काम करो। तुम सही कह रही हो दादी, मुझे कोई अपना काम ही करना चाहिए। अगले दिन सुबह प्रमोद अपनी दादी के साथ एक सुनार के पास जाता है और उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक मोटी रकम ले आता है। इतना पैसा एक साथ आया देख प्रमोद को पंख लग जाते हैं। वह जल्दी जल्दी उन सारे पैसों से महंगी चीजें खरीद लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो प्रमोद? तुमने तो इन पैसों से कोई काम शुरू करना था और तुम ये सब खरीद लाए हो। दादी, मैं बचपन से चाहता था कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हों।
अब मैं कोई काम शुरू करूँगा। प्रमोद फल बेचने का काम शुरू करता है, लेकिन उसका मन उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह फिर पपीते के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उससे बातें करता है और उससे एक और पपीता देने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक और पका पपीता लगा हुआ मिलता है। प्रमोद उसे तोड़ लेता है। उसमें से भी सोने के सिक्के निकलते हैं। वह उन्हें बेचकर और पैसे ले आता है। दादी और प्रमोद को इतना अमीर होता देख कपिल के मन में उनके प्रति शक हो जाता है। वह उनसे बार बार आकर इतनी तरक्की का कारण पूछता है। तुम कुछ तो छुपा रही हो अम्मा। मैं जानता हूँ प्रमोद ने फल बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन अब वो बंद है। फिर तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वैसे तो तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें जानना ही है तो मैं बता देती हूँ। मेरे पास कुछ पुराने गहने थे, वे हमने बेच दिए। कपिल को ये बात हजम नहीं होती। वह चुपके से रात को दादी और पोते की बात सुनता है। देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह जादुई पपीते की मदद से अमीर होना चाहते हो तो यह तुम्हारी गलत बात है। एक दिन वह पेड़ पपीता देना बंद कर देगा। आगे चलकर तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो जाएगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे और ये पैसा भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम दिल लगाकर कोई काम शुरू कर दो। दादी, जब हमारे पास जादुई पपीता है तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? इस बार मैं जितना भी पैसा लूंगा मैं सब ऐसे ही रख दूंगा और उन्हें धीरे धीरे खर्च करूंगा। तुम बहुत पछताओगे प्रमोद, तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अब कपिल पूरा टाइम प्रमोद पर नजर रखता और एक दिन वह देखता है कि प्रमोद पपीते के पेड़ के पास गया और वहां से उसने एक पका पपीता तोड़ा और अगले दिन सुनार से बहुत सारा पैसा ले आया। उसी रात कपिल पपीते के पेड़ के पास जाता है और उससे पका पपीता मांगता है, लेकिन बहुत देर तक भी उस पर पका पपीता नहीं आता। तब वह गुस्से में उस पेड़ को काट कर फेंक देता है। अगले दिन सुबह जब प्रमोद देखता है कि वहाँ पपीते का पेड़ नहीं है तो वह बहुत दुखी होता है। लगता है किसी ने पेड़ को काट दिया है। बेटा, अब तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम इसी में ही कुछ न कुछ करने की कोशिश करो, वरना यह सब पैसा भी खत्म हो जाएगा और अब तो पपीते का पेड़ भी नहीं है। हाँ दादी, तुम सही कह रही हो। अब तो ज्यादा पपीता भी नहीं है और मुझे इन्हीं पैसों से काम करना होगा। दादी घर से बाहर जाती है और उस पपीते के पेड़ को ढूंढने लगती है। काफी दूर जाने पर उन्हें वह पपीते का पेड़ गिरा हुआ मिलता है। वे पूरी हिम्मत के साथ उसे पपीते के पेड़ को उठाकर अपने घर के पीछे लगा देती है। तुम भी सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ पीछे क्यों लगाया है, अंदर क्यों नहीं लगाया। तुम्हारा दिया हुआ जादुई पपीता मेरे पोते के लिए अभिशाप बन गया है। वह कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए तुम उसके आगे ना रहो, यही अच्छा है। प्रमोद इन पैसों से काम शुरू करता है, लेकिन फिर उसका मन काम में नहीं लगता। उधर दादी की देखभाल से वह पपीते का पेड़ वापस से हरा भरा हो जाता है। धीरे धीरे प्रमोद सारा पैसा भी खर्च कर देता है। फिर वह घर के उस सामान को बेचना शुरू कर देता है जो उसने खरीदा था। धीरे धीरे करके वह वापस एक गरीब बन जाता है। दादी, ये मैंने क्या कर दिया? सारे पैसे खत्म हो गए, सारा सामान बिक गया। अब मैं क्या करूं? बेटा, एक कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, क्योंकि वह उसे पचाने के लिए मेहनत ही नहीं करता, और तुमने भी वही सब किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, काम भी नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है 1-2 साल में मर भी जाऊं, पर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? अब प्रमोद को बड़ी चिंता होने लगी। पढ़ने लिखने के बाद भी वह नौकरी नहीं कर रहा था और कोई काम उसने किया ही नहीं। अपनी हालत देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह मेहनत मजदूरी करने लगता है, और जैसे ही उसे पहली तनख्वाह मिलती है वह बहुत खुश होता है और रोते रोते अपनी दादी से कहता है, दादी देखो, ये मेरी मेहनत का पैसा है और इसकी कीमत मुझे पता चल गई है। तुम्हें पता है, आज जब मैं घर आ रहा था
तो मुझसे 1 रुपए की गिलास का पानी भी नहीं खरीदा गया। मैंने सोचा घर है ही कितनी दूर, घर जाकर पी लूंगा। बस बेटा, मैं यही चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि मेहनत क्या होती है, उसका फल क्या होता है। सोचो, अगर तुम्हें वापस से वह जादुई पपीता मिल जाए तो तुम क्या करोगे? ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जितना पैसा मुझे मिलेगा उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कसम से दादी, मुझे पता चल गया है कि पैसे की क्या कीमत है। दादी उसके सर पर हाथ फेरती है। अगले दिन सुबह प्रमोद का जन्मदिन था। दादी घर के पीछे जाती है और पपीते के पेड़ से पपीता मांगती है। तभी वहां पर एक पका पपीता आ जाता है। दादी उसे लेकर आती है और प्रमोद को देते हुए कहती है, यह तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है बेटा। ये भी जादुई पपीता है, लेकिन इस बार तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? प्रमोद बहुत खुश होता है। फिर वह जादुई पपीते से मिले हुए सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारा पैसा लेकर आता है और उससे अपना एक व्यापार शुरू करता है, जिसमें वह बहुत दिल जान से मेहनत करता है और थोड़े ही दिनों में वह उन पैसों में और भी बढ़ोतरी कर देता है। यह हुई ना बात, बेटा तुमने उस जादुई पपीते का सही इस्तेमाल किया है। पर दादी, वह तो आंगन में था ही नहीं, फिर तुम्हें एक जादुई पपीता कहाँ से मिला? फिर दादी उसे बता देती है कि वह पेड़ तो घर के पीछे लगा हुआ है। नहीं दादी, इस बार मैं लालच में नहीं आऊंगा। मैं अपनी मेहनत के पैसों से ही अपने जीवन का गुजारा करूंगा। और प्रमोद की बात सुनकर दादी और प्रमोद गले लग जाते हैं। एक गांव में एक किसान मदन मोहन रहता था। वो बेहद गरीब था और उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन जब सब्जी उगने की बारी आती तो जमीन पर सिर्फ 2-4 सब्जी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। मदन मोहन इस बात से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि ये वही खेत है जिससे उसने बहुत अच्छी खेती की है। लेकिन अचानक से क्यों अब उसके खेत पर खेती नहीं हो रही है? ये चिंता का विषय उसे दिन रात परेशान कर रहा था। मेरी बात मानो, पंडित जी को बुलाकर अपने खेत की नजर उतरवा लो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी खेत को किसी की नजर लग गई हो। नजर इंसानों को लगती है, खेतों को नहीं। मुझे तो लगता है कोई और ही बात है। तो खेतों में जाकर उस बात का पता करो, वरना मेरी बात मानो, पंडित जी को बुलाकर खेतों की नजर उतार लो। रात के समय मदन मोहन अपने खेतों में जाता है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के 12 बजे अचानक से उसके खेतों के बीचों बीच रोशनी होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि वहां पर बड़े बड़े से मोटे 4 टमाटर बैठे हुए हैं और वो इंसानी भाषा में बात कर रहे हैं। देखो भाई, बहुत समय से इस खेत पर हम लोगों ने डेरा लगा रखा है, लेकिन अब मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। बेचारे मदन मोहन का बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान तो हमारी वजह से हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसकी भरपाई भी कर देंगे। वैसे इंसानी दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कुछ समय यहीं पर ही रहूं। तो ठीक है, ये यहाँ रह लेगा, हम तीनों चलते हैं। और वैसे भी हमें मदन मोहन के नुकसान की भरपाई करनी है, तो ये यहीं पर रह लेगा। तीसरा टमाटर यह सुनकर बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इंसानी दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी। बाकी के 3 टमाटर उसे छोड़कर चले जाते हैं। तभी वो तीसरा टमाटर पेड़ के पीछे छिपे हुए मदन मोहन को देख लेता है। मैं जानता हूँ तुम वहाँ पेड़ के पीछे छुपे हुए हो, बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी बात सुनने का भी शौक नहीं था। वो तो बस मैं देखने आया था कि मेरे खेतों में आजकल ऐसा क्या है कि सब्जी नहीं लग रही। हाँ, हम लोग यहाँ पृथ्वी पर किसी काम से आए थे और काफी समय से तुम्हारे खेत का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर सब्जी नहीं लगी। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, कल सुबह तक तुम्हारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। इनमें इतनी सब्जियां लगेंगी कि तुम बेचते बेचते थक जाओगे। मैं एक सुपर हीरो टमाटर हूँ। हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। एक इतना बड़ा टमाटर, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। क्या तुम यहीं पर रहोगे या मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव जाना चाहिए और तुम्हारे घर पर रहना चाहिए। मुझे लोगों की मदद करने में बड़ा मजा आता है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है इंसान ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम लोगों की अधिक मदद करने लग जाओगे तो वो लोग तुम्हारा ही फायदा उठाने लग जाएंगे।
मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे लगा कि कोई मेरा फायदा उठाना चाहता है या मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा। लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। मुझे देखना है और मुझे लोगों की मदद भी करनी है। मदन मोहन को टमाटर की गोल गोल बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो उस टमाटर के साथ घर आ जाता है। इतने बड़े टमाटर को देखकर मदन मोहन की पत्नी और बच्चे हैरान हो जाते हैं। बाबा, इतना बड़ा टमाटर? सुनो जी, तुम्हें ये टमाटर कहाँ से मिला? ये तो बहुत बड़ा है, इसके तो हमें अच्छे दाम मिल जाएंगे। अरे मैं कोई बिकाऊ टमाटर नहीं हूँ, मैं तो सुपर हीरो टमाटर हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ। मदन मोहन की पत्नी और बच्चे मदन मोहन की तरफ देखते हैं। तब मदन मोहन उन्हें कहता है, इनसे मिलो, ये सुपर हीरो टमाटर हैं। हमारे खेतों पर कब्जा किए हुए बैठे थे और अब हमारी मदद करेंगे। मुझसे वादा किया है कि हमारे खेतों में बहुत सारी सब्जियां लगेंगी। टमाटर के बारे में ये बात जानकर मदन मोहन का बेटा बड़ा खुश होता है और टमाटर से कहता है, क्या तुम सच में सुपर हीरो टमाटर हो? बिल्कुल मैं हूँ। अच्छा, तो कल मेरा मैथ का पेपर है और मुझे सवाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो क्या कल तुम मेरे बदले जाकर मेरा पेपर दे सकते हो? ये सुनकर टमाटर जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे दिमाग में मैथ को जरूर घुसा सकता हूँ। तभी टमाटर किताब को खोलता है और उसमें से तरंगे निकल निकल कर मदन मोहन के बेटे के दिमाग में घुस जाती है। उसे अब सारा मैथ आता था। ये देखकर बेटी भी टमाटर से मदद मांगती है। टमाटर उसके भी पेपर में पढ़ने में मदद करता है। हाँ, इसका मतलब तुम सारे काम कर सकते हो। क्या तुम किचन में मेरी मदद कर सकते हो? तभी किचन में उठापटक की आवाजें आनी शुरू होती हैं और थोड़ी ही देर में सारा किचन सेट हो जाता है और बढ़िया खाना भी तैयार हो जाता है। ये देखकर सारा परिवार खुश होता है। फिर वो सब लोग साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह किसी के चिल्लाने की आवाज से मदन मोहन की आंख खुलती है। आवाज बाहर से आ रही थी। एक किसान जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसका बैल मिट्टी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। ओहो, ये तो मेरा पसंद का काम है। मुझे इस तरह मदद करने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग रुको, मैं अभी उस बैल को मिट्टी में से निकालता हूँ। टमाटर गोल गोल घूमता हुआ वहां पर जाता है और बैल को उस गीली मिट्टी में से खींचकर बाहर निकाल लेता है। एक बड़े से टमाटर को बैल को बाहर निकालते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर मदन मोहन को सारे गांव को बताना पड़ता है कि ये सुपर हीरो टमाटर है और लोगों की मदद के लिए आया है। ये सुनकर गांव के दो चोर राजू और सोनू उस टमाटर को चुराने की बात सोचने लगते हैं। तुमने देखा मदन मोहन के पास सुपर हीरो टमाटर है। अगर वो हमें मिल जाए तो सोचो हम कितनी बड़ी बड़ी चोरियां कर सकते हैं और एक ही दिन में बहुत अमीर हो सकते हैं। क्या बात है भाई, मेरा दिमाग भी यही सोच रहा था। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं तभी चोरियां भी एक जैसी करते हैं। तो ठीक है, आज रात हम लोग मदन मोहन के घर जाकर उस टमाटर को उठा लेंगे। रात को मदन मोहन का परिवार गहरी नींद में सो रहा था। टमाटर भी एक बड़ी सी चारपाई पर आंखें बंद कर लेटा हुआ था कि तभी उसे आहट सुनाई देती है और वो देखता है कि पीछे वाले दरवाजे से दो आदमी अंदर आ रहे हैं। लगता है ये लोग यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आए हैं, लेकिन क्या चुराना चाहते हैं? तभी वो दोनों टमाटर के पास आ जाते हैं और टमाटर को उठाने लगते हैं। टमाटर समझ जाता है कि वो उसे चोरी करने आए हैं और वो अपने वजन को इतना भारी बना लेता है कि उन दोनों चोरों से वो उठता ही नहीं है। लगता है तुम दोनों थक गए हो। क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूं? हम तो तुम्हें चुराने आए थे, अब तुम हमारी मदद क्या करोगे? मैं तुम दोनों को इस गांव से दूसरे गांव में फेंक देता हूँ ताकि तुम फिर कभी चोरी ना कर सको। ये सुनकर वो दोनों शोर मचाकर वहां से भागने लगते हैं। मदन मोहन का परिवार भी उठ जाता है। वो देखते हैं कि राजू और सोनू चोरी करने के लिए आए हैं। तब टमाटर उन दोनों को गोल गोल घुमाकर गांव से बाहर फेंक देता है। देखा, मैंने कहा था ना, लोग बाग तुम्हें ही उठाने के लिए आ जाएंगे। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, आराम से सो। कल तुम्हारे खेतों में बहुत सारी सब्जियां लगने वाली हैं। तुम्हें बाजार में उन्हें बेचने भी जाना है। अगले दिन सुबह मदन मोहन अपने खेतों में जाता है तो खुश हो जाता है। उसका पूरा खेत सब्जियों से भरा हुआ था। इतनी सारी सब्जियां तो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी हैं। अब तो मेरी मदद करो, इतनी सारी सब्जी मंडी तक कैसे जाएगी? अभी देखो। और देखते ही देखते सारी सब्जियां खेतों से टूट जाती हैं। सुपर हीरो टमाटर एक बड़ा सा ट्रक बन जाता है और उसके ऊपर बैठकर मदन मोहन मंडी पहुंच जाता है। सारी सब्जियां बेचकर वो अच्छे दाम ले लेता है
और उधर वहां मंडी में एक बड़े से टमाटर को ट्रक के रूप में देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो टमाटर गोल गोल घूमकर एक बड़ा टमाटर बन जाता है। सभी लोग हैरान थे। सभी टमाटर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। सुपर हीरो टमाटर भी सबके साथ फोटो खिंचवा कर इतरा रहा था। ये देखकर मदन मोहन को बड़ी जलन हो रही थी। क्यों रे मदन मोहन, तू बड़ा जल रहा था जब सब लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे। क्या तुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इतना फेमस हो गया हूँ? मुझे तो बहुत खुशी होती है, सब लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मेरे पास कोई बहुत बड़ा खजाना हो। लेकिन तुम इस तरह फोटो खिंचवाकर फेमस होना चाहते हो, और देख लेना तुम्हारे साथ में कुछ बुरा होने वाला है। तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचते रहते हो? कभी कुछ अच्छा भी सोच लिया करो। कि तभी वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। उनमें से बहुत से साइंटिस्ट नीचे उतरकर टमाटर को पकड़ने के लिए आते हैं। देखा मेरे दोस्त, मेरे को इसी बात का डर था। अब ये तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और मैंने भी तुमसे कहा था जब ऐसा होगा तो मैं किसी भी पल गायब हो जाऊंगा। मदन मोहन, मैं तुमसे फिर मिलने के लिए आऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुपर हीरो टमाटर वहां से गोल गोल घूमकर गायब हो जाता है। जितने भी साइंटिस्ट आते हैं वो अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं और खाली हाथ वापस चले जाते हैं। मदन मोहन घर आता है तो सबको बताता है कि सुपर हीरो अपने घर चला गया है। ये सुनकर उसका सारा परिवार बड़ा दुखी होता है। लेकिन मदन मोहन खुश था क्योंकि वो जानता था किसी न किसी दिन टमाटर को नुकसान होगा। इसलिए सुपर हीरो का अपने घर पर रहना ही ज्यादा अच्छा है।